हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल बटन पर क्लिक कर दिए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो आज हम बात करेंगे प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के पार्ट 2 की। कल मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, उसमें आपको मैंने कुछ यूनिट के क्वेश्चन आंसर बताए थे जो इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पार्ट 2। इसमें आपके MCQs रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या क्या है। और जिसने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 देख लिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर ऊपर आई कार्ड पर प्रोवाइड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी यूनिट 4 में लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, ऐसे स्टोरी राइटिंग, ये सारी चीज़ें जिसको आप लोग एक एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये भी आ सकते हैं। इसके भी है ना 50-50 चांसेस हैं आने के। वैसे इसके कम चांसेस है लेकिन है ना हो सकता है ये आ जाए, तो इसलिए आप एक बार देख लीजिए। और ये चीज़ें तो ऐसी है कि हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं, तो इसको बस आपको एक नज़र देखना होगा। आपको लेटर राइटिंग देखनी होगी जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके की देखनी होगी। फॉर्मल में जब आप वो लेटर किसी अपने प्रिंसिपल को दे रहे हो, टीचर को दे रहे हो, ऐसे दे रहे हो तो वो फॉर्मल में आता है। इनफॉर्मल मतलब जब आप फ्रेंड्स को दे रहे हो या किसी फैमिली मेम्बर को दे रहे हो तो वो इनफॉर्मल लेटर में आता है। फिर दूसरा आपको देखना है एप्लीकेशन, फिर स्टोरी राइटिंग। याद रखिए, जब आप लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका जो चेक होता है वो फॉर्मेट चेक होता है कि आपने वो कैसे फॉर्मेट में लिखी। तो लिखने से ज़्यादा कि हमें उसमें क्या लिखना है ये चेक करना कि हमारा फॉर्मेट सही है या गलत है, क्योंकि आपको मार्क्स फॉर्मेट के ही मिलते हैं। तो सही से फॉर्मेट देख के तभी लिखना लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन। चलिए अब आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स पे, एक्सरसाइजेस पे। तो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स और एक्सरसाइजेस के एग्जाम में क्या क्या पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वन वर्ड। तो वन वर्ड में हमारा है वन हु कैन नॉट स्पीक। जो बोल नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं? गूंगा। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डम। वन हु स्पीक टू लैंग्वेजेस। कोई पर्सन जो दो लैंग्वेज बोल सकता है, दो भाषाएं बोल सकता है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाइलिंगुअल। फिर नेक्स्ट है वन हु इज़ इल। जो बीमार है उसको क्या कहेंगे? पेशेंट। वन हु मेक्स पोट। जो पोट बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉटर। वन हु कैन नॉट हेयर। जो सुन नहीं सकता, डीफ। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। जो गवर्नमेंट होती है वो किसी एक पर्सन से बनी होती है, उसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। और जो गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों से मिलके बनी होती है, मीन्स बहुत सारे लोग ही ना मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, एक से मिलके बनी होती है तो एरिस्टोक्रेसी, और बहुत सारे लोगों से मिलके बनी होती है तो डेमोक्रेसी। फिर है वन हु टीचर। जो पढ़ाता है उसे कहते हैं टीचर। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जो गॉड पे भरोसा नहीं रखता है तो उसको क्या कहते हैं? एथीस्ट। दैट कैन नॉट बी रीड ईजिली। जो पढ़ा ना जा सकता हो उसको क्या कहते हैं? इलेजिबल। द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज, यहाँ ऑप्शन है इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेशन, डायरेक्टिव या ऑल दी अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? एक बार मैं क्वेश्चन आपको हिंदी में बता दूँ। मैंने पूछा द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज, मतलब जो भाषा है उसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन मीन्स उसका मेन काम क्या है? तो फर्स्ट है इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन पहुंचाना। एक्सप्रेशंस, अपने हाव भाव और अपनी फीलिंग को प्रकट करना, दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना। डायरेक्टिव, किसी को डायरेक्शन दिखाना। ऑल द अबव। तो इसका क्या होगा? ऑल द अबव, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव भी होती है, एक्सप्रेशन भी होता है, उसमें डायरेक्टिव भी होते हैं। तो लैंग्वेज के ये तीनों ही फंक्शन होते हैं, तो इसके हमारा आंसर होगा ऑल द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु सेड लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो किसने कहा जो भाषा है वो इंसानों की विशेषता है, इंसानों के बिहेवियर की, आदतों की विशेषता है? तो इसमें ऑप्शन है FG पियर्स ग्लीसन, FG बोरो या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लीसन। ग्लीसन ने ये कहा था। इन इंडिया द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ, भारत में अंग्रेज़ी भाषा क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स,
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हायर एजुकेशन या ऑल ऑफ दिस। इंटरनेशनल अफेयर्स में अपने बाहर के ना जो बिजनेसेस हैं कंट्री के बाहर के उसके लिए, या कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो हमारे देश में बिजनेस चल रहे हैं या कुछ भी हो रहा है उसके लिए, हायर एजुकेशन पढ़ाई लिखाई के लिए आगे की, या सारा ही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इंग्लिश इन तीनों चीज़ों के लिए ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है 3 R's इंक्लूड। जो 3 R हैं उसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट रीडिंग, बी राइटिंग, सी अरिथमेटिक, या ऑल द थ्री। तो इसका आंसर होगा ऑल द थ्री। जो 3 R's होते हैं उसमें रीडिंग भी आती है, राइटिंग भी आती है और अरिथमेटिक भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग इज, मतलब रीडिंग को पढ़ाने का क्या लक्ष्य है? तो प्रोवाइड इम्परफेक्ट लीडर, टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, टू इंक्रीज नंबर ऑफ लीडर, या टू मेक पीपल्स हेल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ समझ के पढ़ने के लिए जो रीडिंग है वो पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिंक कनेक्टिंग वर्ड मेथड एंड सेंटेंस इज गुड रीडिंग हैबिट्स, ओरल रीडिंग, स्टोरी मेथड, या फिर फ्रेज मेथड। तो इसका आंसर होगा फ्रेज मेथड, यानी डी वाला। अब है स्क्रिप्ट इज डिवाइडेड इनटू डैश काइंड, मतलब लिखावट कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 4, 3, 5 या 8। इसका सही ऑप्शन होगा 3। फिर है टीचिंग एड्स कम अंडर द प्रोसीजर ऑफ। मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ ये अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपको 1 वर्ड में भी आ सकता है, चूज द करेक्ट में भी आ सकता है, इसलिए आपको इसका आंसर सही पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है जो पढ़ाने के लिए जो चीज़ों का इस्तेमाल करा जाता है जिससे हेल्प मिलती है, तो क्या होती है? वो होती है राइटिंग मटेरियल, जैसे हमारा चॉक हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, वो सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुक्स चेयर्स टेबल्स आर नोन एज। जो बुक्स होती हैं, चेयर्स कुर्सी होती हैं, जो टेबल होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कॉमन नाउन। नेहा इज़ बेटर देन राधा, इट इज़ अ सेंटेंस इन। यहाँ लिखा है कि जो नेहा है वो राधा से बेहतर है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा इसमें डिग्री कौन सी है। तो इसमें जो डिग्री है वो बेटर है, तो आपको पता है जो बेटर होता है वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है। अगर यहाँ बेस्ट होता है तो वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटर है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? कंपैरेटिव डिग्री का। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 लेटर्स बट हैविंग डेट साउंड्स। इंग्लिश के 26 लेटर्स होते हैं, हमें सबको पता है, लेकिन उसके जो साउंड्स होते हैं, आवाज़ें होती हैं, वो होती हैं 45। फिर है प्लूरल्स। एक बच्चा है तो उसको कहेंगे चाइल्ड, बहुत सारे होंगे तो उसे कहेंगे चिल्ड्रन। एक बेबी है तो उसे कहेंगे बेबी, और बहुत सारे हैं तो हो जाएगा बेबीज। फिर एक सांड है उसको कहेंगे ऑक्स, बहुत सारे हैं तो ऑक्सन। ठीक है, फिर एक वुल्फ है, और अगर बहुत सारी वुल्फ हैं तो वुल्स। जो एफ है उसकी जगह हमारा लग जाएगा VES। नेक्स्ट, देयर आर डैश वॉवल्स एंड डैश कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? तो वॉवल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 22। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू और टू। हमें जो सेंटेंस हमारा नीचे दिया है वो हमको फिर से लिखना है। तो हमारा सेंटेंस है, राहुल इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? राहुल इज़ टू वीक टू रन फास्ट। स्क्रिप्ट इज़ यूज इन न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन एक्सेट्रा। जो लिखावट न्यूज़पेपर, बुक्स या मैगजीन में यूज़ करी जाती है उस स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रिंट स्क्रिप्ट। अब बात आती है होमोफोन्स। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको कि होमोफोन्स होते क्या हैं। वो वर्ड्स जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मतलब वो डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं होमोफोन्स। अब देखिए हमारा फर्स्ट वर्ड दिया है सेल और सेल, CELL वाला और SELL वाला। अब ये दोनों सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इसका स्पेलिंग और इसका जो मतलब है वो अलग है। CELL सेल का मतलब होता है जेल, जेल, और SELL का मतलब होता है बेचना। फिर है FAIR और FARE फेयर। FAIR मतलब होता है मेला और FARE मतलब होता है किराया। DEAR डेयर और DEER डेयर। DEAR डेयर हम कहाँ यूज़ करते हैं? कोई प्रिय चीज़ होती है या हम करते हैं डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डियर, DEAR। और DEER का मतलब होता है हिरन। फिर EYEI और आई। अब EYEI क्या होती है?
आँख, और आई होता है हमारा अल्फ़ाबेट जो हमारा इंग्लिश में आता है। तो ये हैं आपके आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दूसरी बात अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले अगर वो भी डीएलएड कर रहे हैं तो।